यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन है, इसके हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 देख रहे थे। ठीक है, टेस्ट 8 का हम लोग ने पार्ट 1 यहाँ से कवर किया था। पार्ट 1 कहने का मतलब यहाँ पर करीब 76 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब पार्ट 2। यहाँ पे 77 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से आपका 8वां पेपर भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आज और देखेंगे एक टेस्ट, कौन सा, आस्था यस का टेस्ट नंबर 5वां देखेंगे आज। ठीक है, जो ज्योग्राफी का वो भी है, राइट, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का होगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 77 है, इसमें बोले हिमालय की तलहटी के समानांतर विस्तृत दलदली और जलाक्रांत भूद्रस बनाने वाली सतह की धाराओं में तराई क्षेत्र में अचानक पुनः प्रकट होना विशेष रूप से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा 77 का ये होता है, जो धाराएं होती हैं उसको अत्यधिक छिद्रपूर्ण और कंकड़ प्रधान, जो कंकड़ होते हैं उसको प्रधान भावर क्षेत्र से निकलकर महीन जलोढ़ क्षेत्र में प्रवेश करने से। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हिमालय नदियाँ मैदानों में उतरती हैं, वे सबसे पहले क्या करती है, भारी चट्टानें और कंकड़ जमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है, अत्यधिक छिद्रपूर्ण भावर क्षेत्र बन जाता है और वहाँ छोटी धाराएं पूरी तरह से भूमिगत हो जाती हैं। और भावर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है और यहाँ मिट्टी की संरचना अचानक बारीक और कम पारगम जलोढ़ जो मृदा है उसमें बदल जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 78 नंबर। 78 है, भूगर्भीय रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संरचनात्मक जो निर्माण है उसको मुख्य रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है और समझा जाता है? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर, ये अराकान योमा पर्वत प्रणाली में समुद्र का निकलना हुआ यहाँ पर जो ऊंचा दक्षिणी विस्तार है ये। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भूगर्भीय रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल प्रवाल द्वीपिया अलग हुए महाद्वीपीय खंड नहीं है, वे संरचनात्मक रूप से म्यांमार में पाई जाने वाली अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही समुद्र में डूबा हुआ दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, ये द्वीप इस विशाल जलमग्न पर्वत श्रृंखला का भी ऊंची चोटियों के प्रतिनिधित्व करता है और जो भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के बीच विवर्तनिक टकराव को कारण बनती हैं। आंसर क्या होगा? 78 का भी करेक्ट है। 79 नंबर है, इसमें बोला है भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में लंबे समय तक रहने वाला विराम जो उत्तरी भारतीय मैदानों में शुष्क समय के लिए विस्तार की विशेषता रखता है और मौसम संबंधी रूप में किससे जुड़ा होगा? ये किस रूप में जुड़ा होगा? आंसर हो जाएगा, ये जुड़ा होगा मानसूनी द्रोणी का स्थायी रूप से हिमालय की तलहटी को और खिसक जाना। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये 79 का आंसर होगा, क्योंकि मानसून में विराम वह घटना होती है जब मानसून यहाँ पर जहाँ मानसून के जो मौसम होता है उसके दौरान एक लंबी अवधि के लिए मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में वर्षा काफ़ी कम हो जाना या रुक जाना। ठीक है, और मौसम विज्ञान की दृष्टि से यह संरचनात्मक रूप से मानसून द्रोणी की हलचल से जुड़ा होता है। जब ये द्रोणी उत्तर की ओर खिसकती है तो हिमालय की तलहटी के पास स्थिर हो जाती है, तो वर्षा भी क्या होती है, संरचनात्मक रूप से इसके साथ खसक जाती है और मैदानी इलाकों में शुष्क वर्षा का अनुभव प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, इसमें बोला है भारत के मानक मध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो कड़ाई से भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है किस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है? आंसर होगा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या ये हो जाएगा? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर इसका आंसर है, यहाँ पर होकर गुजरेगी। लगभग यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, जो भारत का लगभग जो विस्तार है 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है और जिससे क्या होता है, इसके पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच एक महत्वपूर्ण समय अंतर पैदा होता है। एक एकीकृत राष्ट्रीय समय बनाए रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना जाता है। भौगोलिक रूप से यह विशिष्ट रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य मिर्जापुर शहर जो प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा उच्च हिमालयी पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को लेह से सीधे जोड़ने वाले प्राथमिक रणनीतिक थल मार्ग प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ये जोजिला दर्रा होगा। ठीक है, जोजिला इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जोजिला जो है भारतीय हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित एक अत्यधिक रणनीतिक और उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय दर्रा है। ये संरचनात्मक रूप से कश्मीर घाटी श्रीनगर को लद्दाख से क्षेत्र जो होता है उसके उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थल जो लेह होता है, लेह लद्दाख है, उसके सीधे जोड़ने वाले प्राथमिक और महत्वपूर्ण थलमार्ग के रूप में कार्य करता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से महीनों तक बंद रहता है, जिसके कारण हर मौसम में सैन्य और नागरिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जोजिला का सुरंग निर्माण किया जा रहा है। 82 नंबर है, हिंद महासागर द्विध्रुव IOD के बारे में विचार करना है। धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव जो द्विध्रुव है ये संरचनात्मक रूप से पश्चिमी हिंद महासागर की पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर की तुलना में असमान रूप से ठंडा होने के कारण परिभाषित किया जाता है। पहला 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि
हिंद महासागर द्विध्रुव जो है आईओडी, इसको हिंद महासागर में तापमान अंतर को प्रभावित किया जाता है और धनात्मक आईओडी तब बनता है जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी भूमध्य रेखी हिंद महासागर की तुलना में असमान रूप से गर्म न कि ठंडा होता है। तो गलत होगा। सेकेंड बात है, धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव की अभिव्यक्ति समान रूप से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को दबा रहती है, जिससे क्या होता है उपमहाद्वीप में वर्षा की गंभीर कमी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड गलत होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ से, दोनों बातें गलत हैं। करेक्ट आंसर डी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर। प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियों के संबंध में विचार करना है। पश्चिमी घाट तक निरंतर बिना टूटी हुई कगार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे केवल पाल घाट या भोर घाट जैसे विशिष्ट संरचनात्मक को माध्यम से ही पार किया जा सकता है। जो देखो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसमें बता रहा है कि पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री पर जो पश्चिमी तट है उसके साथ एक विशाल निरंतर और बिना टूटी हुई कगार बनाता है, जिससे क्या होता है उन्हें भौतिक रूप से केवल थाल घाट और भोर घाट पाल घाट जैसे विशिष्ट भूगर्भीय जो दर्रे होते हैं उसके माध्यम से ही पार किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से क्योंकि इसकी ये गलत, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, पूर्वी घाट में औसत पूर्ण ऊंचाई पूरे प्रायद्वीप क्षेत्र में पश्चिमी घाट की तुलना में काफ़ी अधिक है। ये बात गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। अत्यधिक खंडित और अपर्दित पूर्वी है और पूर्वी घाट में क्या होगी, ये 600 मीटर की तुलना में काफ़ी अधिक है ना। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा कौन सा गलत है, तो गलत यहाँ पर दूसरा होगा। पहली बात यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोपेन भारत के जलवायु वर्गीकरण के बारे में विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट कड़ाई से एएस मतलब बोल सकते हो जिसको शुष्क ग्रीष्म ऋतु का जो साथ होता है उस गठबंधी और जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। पहला 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत के उत्तरी मैदान जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं, CWG या शुष्क शीत ऋतु 7 मानसूनी प्रकार की जलवायु विशेषता रखती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, थार मरुस्थल के अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि देखो थार मरुस्थल की अत्यधिक शुष्कता से उसे BWHW गर्म मरुस्थल वर्गीकरण रखती है। ठीक है, AW क्या होता है उष्णकटिबंधीय सवाना वर्गीकरण प्रायद्वीप भारत पठार के प्रमुख हिस्सों पर लागू होता है, ना कि अत्यधिक शुष्क मरुस्थल पर। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 1 2 करेक्ट है ना। पूछा गलत कौन सा है, तो 3। क्वेश्चन 85 है, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के अनुदैर्घ्य विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, पहली बात है, पहला बोला है पंजाब हिमालय संरचनात्मक रूप से पश्चिम में सिंधु नदी के और पूर्वी में सतलुज नदी के निरंतर प्रवाह से सीमांकित होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहले आंसर स्टेटमेंट जो रहेगा 85 का ये करेक्ट है ना। सेकेंड नंबर है, सेकेंड बात है इसकी, ये बोला है कुमाऊं हिमालय जो होता है ये जो भौगोलिक रूप से सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है और नंदा देवी की कामेट जैसी प्रमुख चोटियों की मेजबानी करता है। क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, नेपाल हिमालय संरचनात्मक रूप से संपूर्ण हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे संकीर्ण और छोटे अनुदैर्घ्य खंड का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि काली और तीस्ता नदियों के बीच सीमांकित नेपाल हिमालय वास्तव में संपूर्ण पर्वत प्रणाली का सबसे लंबा लगभग 800 किलोमीटर और ऊंचा अनुदैर्घ्य खंड ना कि सबसे छोटा कुमाऊं खंड है ना। ठीक, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 इसमें बोले सूची 1 और सूची 2 को मैच करना पर्वतीय दर्रे और यहाँ पर इसके कौन से संपर्क के स्थान में आते हैं। पहली बात है जिलेपला है ना। जिलेपला क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सिक्किम रणनीतिक चुंबी घाटी में तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, आगे बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, राइट। बारालाची दर्रा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को लेकर के और लिपली दर्रा आपका चौथा उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से 86 का सी करेक्ट है। 87 87 अभिकथन ने और कारण आर। अभिकथन ने समान उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित होने वाले या होने के बावजूद मुंबई जैसे तटीय जो शहर है उसमें नागपुर जो है गहरे आंतरिक शहरों की तुलना में तापमान का वार्षिक तापांतर काफ़ी कम होता है। पहली बात क्योंकि 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है।
ठीक है। सेकेंड बात है, ये बोले कि समुद्री जल में विशिष्ट उष्मा क्षमता जो होती है ये मौद्वीपीय भूभागों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, जो तटीय तापमान में निरंतर समकारी और समुद्री प्रभाव को उत्पन्न करती है। ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 88 नंबर है, हिमालय और ट्रांस हिमालय प्रणाली की जो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ को उत्तर से दक्षिण को सही यहाँ पर भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करती हैं। ठीक है, हिमालय और ट्रांस हिमालय की देखते हैं इसमें। देखो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले आपका होगा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी जो होगा, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से लद्दाख श्रेणी। ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख हो गया, उसके बाद आपका जास्कर और उसके बाद आपका तीसरा जो है पीर पंजाल, ये हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 2413 2413 है कहीं पर बी नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन 89 89 नंबर है, अरावली श्रेणी की और विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, ये मालवा का पठार स्थित है ना। मालवा पठार मध्य भारत का एक विशाल ऊंचा मैदानी भाग है, जो संरचनात्मक रूप से प्राचीन ज्वालामुखी बेसाल्टी प्रवाह से बना होता है, और भौगोलिक और संरचनात्मक रूप से ये एक विशाल त्रिकोणीय पंचर है ना, जो वेजेस होता है उसके रूप में काम करता है, जो अपने उत्तर पश्चिम सीमा और अरावली जो श्रेणी है उसको अपनी दक्षिण सीमा पर विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 90 89 हो गया। 90 नंबर है 90 नंबर, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से अलग करने वाली भौतिक सीमा रेखा को, जो गहन भू राजनीतिक विवाद के विषय बनी हुई है, ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जानी जाती है। आंसर हो जाएगा 90 का क्या 90 का करेक्ट आंसर आंसर जाएगा ये बी मैकमोहन रेखा, जिसके लिए 1914 में शिमला सम्मेलन के द्विपक्षीय समझौते के दौरान बातचीत हुई थी। बी यहाँ से क्या होगा 90 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली भौतिक और राजनीतिक जो सीमा है मैकमोहन रेखा होगी, और ऐतिहासिक रूप से 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारतीय विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इसका मानचित्रण किया गया था। आगे आते क्वेश्चन 91, भारी वर्षा प्राप्त करने और घने वन आवरण के बावजूद लेटराइट मिट्टी को संरचनात्मक रूप से कृषि की दृष्टि से खराब माना जाता था। इसमें भारी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग की आवश्यकता होती है, क्यों? भारी मात्रा का उपयोग की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सिलिका में पदार्थों की तीव्र निशालन अपने पीछे जरा तरह घुलनशील लोहा और अल्युमिनियम के ऑक्साइड छोड़ देता है। डी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन 92 यहाँ से इसमें बोले, भारत में हरित क्रांति के संरचनात्मक कार्यान्वयन के अनजाने में उत्तर पश्चिम मैदान में गंभीर दीर्घकालिक परिस्थिति और यहाँ पर कृषि संबंधी गिरावट को किस प्रकार जन्म दिया है। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर, जो धान की यहाँ पर फसल है इसको नलकूपों द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट करके। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिम मैदानों में खदान की पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति अत्यधिक यहाँ पर सफल मानी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर है, भारत में अभ्रक के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान रखता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अभ्रक के मुख्य रूप से किस कारण से अपरिहार होगा। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर क्या 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका होगा ये करेक्ट है। इसे असाधारण तापी प्रतिरोध और उच्च पराविद्युत जो शक्ति के कारण जो विद्युत ऊर्जा की हानि को पूरी तरह से रोकता है। ये आंसर होगा। अभ्रक क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जो आसानी से पतली और सख्ती से और लचीली चादरों में विभाजित कर देता है। ठीक है, और संरचनात्मक रूप से अभ्रक में भौतिक गुणों का एक यहाँ पर असाधारण संयोजन होता है, और ये अत्यधिक तापरोधी होता है और एक उत्कृष्ट विद्युत कुचालक के रूप में काम करता है। आंसर 93 का क्या होगा? ए करेक्ट है। 94 नंबर है, इसमें बोले चंबल नदी घाटी में खड्डों बिहड़ का व्यापक और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी निर्माण किस विशिष्ट आकृति जो भूकृति प्रक्रिया का अभिव्यक्ति होगा। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये असंगठित जो जलोढ़ मृदा है उसमें मानसून वर्षा में आक्रामक रूप से बनाई गई गहरी अवनालिकाओं का जाल
ठीक है। चंबल नदी घाटी अपने व्यापक और पारिस्थितिक रूप विनाशकारी बिहार और भूतरस के लिए कुख्यात है, जिसे घाट के रूप में भी जाना जाता है। आगे आते क्वेश्चन 95 नंबर। इसे बोला भारतीय कृषि चक्र में जायद की फसल का मौसम एक अत्यंत विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति तंत्र के रूप में काम करता है। इसकी संरचनात्मक विशेषता क्या होती है? इसकी संरचनात्मक विशेषता होती है कि ये मृदा की अपशिष्ट नमी और भीषण गर्मी का उपयोग करते हुए अल्पकालिक फसलों को रणनीतिक खेती करता है। डी यहाँ से क्या होगा? 95 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 96 नंबर है। विश्व के कुछ सबसे बड़े कोयले जो भंडार है उसमें होने के बावजूद भारतीय धातु शोधन उद्योग आयातित कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। इसका मुख्य कारण क्या है? यह कि यहाँ पर स्वदेशी भारतीय गुणवाना कोयला संरचनात्मक रूप से क्या होता है? इसमें अंतर्निहित से उच्च अज्वलनशील राख अंश के रूप में तुलनात्मक रूप से निम्न तापी वाला मान होता है। भारत में गुणवाना कोयला जो होता है इसके पास जो कोयले का विशाल भंडार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कोयले में संरचनात्मक गुणवत्ता एक बड़ी औद्योगिक चुनौती पेश करती है। स्वदेशी भारतीय कोयले के विशाल हिस्से संरचनात्मक रूप से अज्वलनशील राख का प्रतिशत काफी अधिक होता है, अक्सर 30 से 40% तक। ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 96 का सी 97 आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है दक्कन के पठार के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की सफलता पूरी तरह से किन अनुकूलों पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर कि मृदा की गहराई में नमी संरक्षण को अधिकतम करने पर केंद्रित कृषि पद्धतियों में व्यापक कार्यान्वयन को लेकर के डी आंसर होगा, क्योंकि दक्कन के पठार से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि संरचनात्मक रूप से अनिवार्य है, जहां वार्षिक वर्षा अत्यंत कम और अनिश्चित होती है। यहाँ कृषि की सफलता जल प्रधान फसलों या भारी सिंचाई पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूरी तरह से संरचनात्मक अनुकूलन पर निर्भर होती है। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है 97 का। 98 नंबर झारखंड राज्य में जादूगोड़ा स्थित खनन सुविधा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि ये किससे जुड़ी है? क्योंकि ये जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी यूरेनियम एक्स का खनन। बी यहाँ से क्या होगा? 98 का सही आंसर होगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में अनूठा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है। ये भारत में स्थापित पहली यूरेनियम खदान थी और ये सुविधा संरचनात्मक रूप से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है और कड़ाई से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी यूरेनियम एस के खनन प्रसंस्करण के लिए समर्पित है, जो राष्ट्र के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत बताता है। आंसर 98 का क्या होगा? बी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 99 नंबर। केसर या जॉफरान, केसर या जो जॉफरान है इसमें अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक खेती के लिए, जिसके लिए ठंडे तापमान और सरोवरी निक्षेपों के विशेष संयोजन की आवश्यकता होती है। भौगोलिक रूप से कहाँ तक सीमित है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। ये सीमित है कश्मीर हिमालय घाटी की करेवा हिमनदी क्षेत्रों या निक्षेपों तक इसका सीमित होगा। 99 का एक करेक्ट आंसर होगा। इसे कड़ाई से कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों तापमान और अत्यधिक विशिष्ट मिट्टी के सटीक संयोजन की आवश्यकता होती है। ये सटीक स्थितियाँ केवल कश्मीर घाटी में पाई जाती हैं। विशेष रूप से करेवा पर जो सरोवरी और हिमनद निक्षेप होते हैं वे बड़े मोटे और ऊंचे पठार होते हैं, जिनका निर्माण हजारों साल पहले हिमालय बेसिन में हुआ था। आंसर 99 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है 100। भारत में लाल मिट्टी की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। इसमें लाल रंग का विकास कड़ाई से लोहे तक की जो क्रिस्टली और कैंतरी चट्टान है उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। पहली बात 100 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये संरचनात्मक रूप से नत्रजन जीवांश और फास्फोरिक अम्ल को से बहुत समृद्ध होती है और इसे प्राकृतिक रूप से अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। सेकंड बात क्या होगी इसकी? सेकंड बात गलत है। क्यों? देखो सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये उचित सिंचाई के साथ साथ कृषि का समर्थन करती है, लेकिन संरचनात्मक रूप से लाल मिट्टी में नत्रजन जीवांश जो और फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है, जिसके लिए भारी मात्रा में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है और जलोढ़ मिट्टी की तरह प्राकृतिक रूप से अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, सेकंड गलत है। तीसरी बात यहाँ से तीसरा बोला है कि जलयोजित जो नमीयुक्त यहाँ पर अवस्था होती है उसमें होने पर ये भौगोलिक रूप से पीली दिखाई जाती है। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। सी। क्वेश्चन नंबर 101 है शून्य बजट प्राकृतिक जो खेती है उसके बारे में विचार करना है। ZBNF और जैविक खेती के संबंध में विचार करना है। यहाँ जैविक खेती जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट से बाहरी आदानों पर निर्भर करती है, वहीं ZBNF किसी भी खरीदे के बाहरी आदान पर शून्य निर्भरता की वकालत करती है। पहला क्या होगा? 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये
करेक्ट है। सेकेंड, स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए गाय के गोबर और मूत्र के जो किण्वित सूक्ष्म जीव संवर्धन जीवामृत का उपयोग जेडवीएनएम का क्या होता है, मुख्य स्तंभ होता है। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 101 का आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट सी। क्वेश्चन 102, भारत में लौह अयस्क के लिए वितरण और गुणवत्ता के जो संबंध में विचार करना है। पहला है मैग्नेटाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है जिसमें 70% अधिक यहाँ पर लोहा धात्विक लोहा के उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होते हैं। पहला क्या होगा, 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है भारत में विशाल लौह अयस्क भंडार भौगोलिक रूप से कड़ाई से प्राचीन धारवाड़ भूगर्भीय सेल प्रणालियों में केंद्रित होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खदानें विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया के उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों बातें क्या है, 102 का करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर आते हैं पीठ और दलदली मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये संरचनात्मक रूप से क्या होती है, उन क्षेत्रों में बनती है जहां अत्यधिक भारी वर्षा और उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता होती है जो बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। 103 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है अवायवी स्थितियों में मृत कार्बनिक पदार्थों के बड़े पैमाने पर संचय के कारण ये मृदा रासायनिक रूप से अत्यधिक क्षारीय होती है और इसमें जीवांश की कमी होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि जब ये भारी वनस्पति होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वाली जलमग्न स्थितियों में मर जाती है तो ये पूरी तरह से सड़ नहीं पाती। इससे क्या होता है, जैविक पदार्थों का जीवांश का भारी संचय होता है और जीवाश्म अम्लों की उपस्थिति के कारण ये मिट्टी रासायनिक रूप से अत्यधिक अम्लीय होती है, न कि क्षारीय। साथ ही इसे जीवांश प्रचुरता में प्रचुरता होती है और कमी नहीं होती है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। 104 नंबर है, 104 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारणार। देखते हैं इसको। इसमें बोले हरित क्रांति के कार्यान्वयन ने भारत में खदानों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर सफलतापूर्वक प्रेरित किया था, फिर भी इसमें देश भर में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को संरचनात्मक रूप से बढ़ा दिया है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट है ना। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बात बोला उच्च उपज किस्म वाली के बीजों की सुनिश्चित नलकूप सिंचाई, संश्लेषित उर्वरक और कीटनाशकों जैसे अत्यधिक भूमि पूंजी प्रधान जो है निवेशों की आवश्यकता थी, जो केवल पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में संसाधन उत्पन्न किसानों के लिए ही आर्थिक रूप से अपरिहार्य थी। ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, भौगोलिक रूप से अनुकूल क्षेत्रों जैसे पंजाब हरियाणा के केवल संसाधन संपन्न किसान ही इन खर्चों को वहन कर सकते थे। ठीक है, और जो स्पष्ट रूप से यह करता है कि इस क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र की दूरियां को बढ़ाई, अतः आर्य की व्याख्या करता है। दोनों बातें करेक्ट है। ए आंसर 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से भूगर्भीय सेल प्रणालियों को उनके निर्माण के सही कालक्रम को सर्वसित करना है, सबसे पुराने से लेकर सबसे नवीन तक। तो यहाँ से देखो पहला क्या होगा, पहले यहाँ से जो है इसमें हो जाएगा आपका जो आर्किन प्रणाली है उसमें संरचनात्मक रूप से मौलिक ग्रेनाइट की नींव होना। ठीक है, उसके बाद चौथा धारवाड़ प्रणाली धात्विक खनिजों की संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ होना, मात्रा में ज़्यादा होना। ठीक है, उसके बाद पहला गोंडाना प्रणाली या कोयला भंडार के संरचनात्मक रूप से इसको प्रभावी बनाना, और उसके बाद दूसरा आपका टर्सरी तृतीयक प्रणाली। 3, 4, 1, 2 आंसर होगा सी। यहाँ से सही आंसर 105 का होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 106। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय खनन केंद्र सूची को सूची 2 को संरचनात्मक रूप से जुड़े प्राथमिक खनिज निष्कर्षण के साथ सुमेल करना है। पहला खेतड़ी है ना, क्या होगा, ए खेतड़ी आपका हो जाएगा तांबा के लिए। ठीक है, और अगला है कोरापुट। कोरापुट आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा, मतलब यहाँ पर बक्साइट के लिए। राइट, उसके बाद कुंद्रेमुख आपका हो जाएगा यहाँ से लवेस के लिए, और ये आपका लिग्नाइट के लिए हो जाएगा। करेक्ट आंसर 106 का डी करेक्ट है। 106 का डी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले उत्तर पश्चिमी भारत में अर्शुष्क नहर सिंचित जो मैदान है उसमें गेहूं की खेती करने वाला एक किसान 5 वर्षों में सफल जो फसल की पैदावार में निरंतर गिरावट और ऊपरी मृदा में एक सफेद परत निर्माण को देखता है। यह घटना किसका प्रत्यक्ष संरचनात्मक परिणाम है। आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा में किसान अक्सर क्या करते हैं, नहर पानी से खेतों की अत्यधिक सिंचाई करते हैं और संरचनात्मक रूप से गर्म और शुष्क जलवायु के कारण सतह पर खड़ा पानी तेज से उड़ने लगता है और वाष्पीकरण के कारण किसकी क्रिया जमीन के भीतर ही नमी को ऊपर खींच लेती है। और जब ये नमी ऊपर उड़ जाती है तो ऊपरी जो मृदा है उसमें सोडियम और कैल्शियम लवणों की जो एक विषैली सफ़ेद जो परत होती है वो छोड़ देती है, जो उर्वरता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 108 नंबर है। इसे बोले छोटा नागपुर का पठार और तीव्र ढलान के वाले जो अस्थिर क्षेत्र है उसके सतही जल के बहाव के विनाशकारी गति को रोकने के लिए गंभीर परत अपरदन को रोकने के निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति का उपयोग या अनुशंसा की जाती है। आंसर हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर। ढलान के साथ समतल और सीढ़ीदार कृषि मंच बनाने को लेकर समोच्च वेदिकाओं का निर्माण करना। इस विनाशकारी बहाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेतों को समोच्च वेदिकाएं का निर्माण की सलाह दी जाती है। इससे पहाड़ी जो ढलान होती है वो क्षैतिज रूप से समतल मंच बनाए जाते हैं, जो सीढ़ियाँ नीचे की ओर बहते पानी को गतिज ऊर्जा जो होती है इसकी नटकी रूप से कम कर देती है, जिससे पानी को रिसने का समय मिलता है और उपजाऊ मिट्टी बहने से बच जाती है। 109 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय चीनी उद्योग में उत्तरी गंगा मैदानों के दक्षिण और पश्चिम प्रायद्वीप राज्यों से होकर एक संरचनात्मक भौगोलिक बदलाव प्रदर्शित किया गया, जिसका मुख्य कारण क्या है। देखो, इसका मुख्य कारण है कि जो लंबा उष्णकटिबंधीय पेराई सत्र और गन्ने की सरकार में काफ़ी अधिक मात्रा में दक्षिण में पक्ष में होना, ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र चीनी उत्पादन में आगे था, लेकिन अब महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर से एक बड़ा बदलाव आया है। इसका मुख्य कारण जलवायु और कृषि संबंधी जो लाभ है वो, और प्रायद्वीपीय राज्यों में उष्णकटिबंधीय जलवायु सर्दियों के उस पाले से मुक्त होती है जो उत्तर फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आगे आते क्वेश्चन 110 नंबर। इसमें बोले सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी जो विशाल हिमालयी नदियां उसके बृहद हिमालय के असाधारण जो रूप से गहरी और अंग्रेजी के टी आकार की तरंग घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है, और यह भू आकृति घटना संरचनात्मक रूप से क्या संकेत देती है। आंसर हो जाएगा, ये संकेत देती है कि इन नदियों में निरंतर विवर्तनिक उत्थान के विरुद्ध अपना मूल दक्षिणी मार्ग बनाए रखा, ठीक है। 110 का ए करेक्ट आंसर होगा। 111 राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी राज्यों को भारत में उपयोगिता स्तर की सौर ऊर्जा दोहन के लिए भौगोलिक रूप से उच्चतम क्षमता वाला मानता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण है कि न्यूनतम बादल आवरण के साथ सौर विकिरण की निरंतर उच्च तीव्रता। सी सही आंसर होगा। राजस्थान और गुजरात पश्चिमी राज्य भौगोलिक रूप में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं और ये क्षेत्र अपने अक्षांश और वर्ष भर साफ बादल रहित आसमान के कारण देश में निरंतर और तीव्र और सूर्यताप की उच्चतम मात्रा प्राप्त करते हैं। आंसर क्या होगा, 111 का सी करेक्ट है। 112 नंबर है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में भारी लोहा और इस्पात उद्योग का ऐतिहासिक और समकालीन भौगोलिक संकेंद्रण किस आर्थिक सिद्धांत को द्वारा निर्धारित होता है। आंसर हो जाएगा, ये निर्धारित होता है ये भारी मात्रा पर भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करना, जिससे क्या होता है स्थानीय प्रसंस्करण अनिवार्य होता है। 112 का डी करेक्ट है। 113 नंबर है क्वेश्चन। इसमें बोला है मानसून के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी ले जाने वाले के बावजूद नर्मदा और तापी जैसी प्रमुख पश्चिमी की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें अपने मुहाने पर डेल्टा बनाने को पूरी तरह विफल रहती हैं। क्यों विफल रहती है? इसलिए विफल रहती हैं क्योंकि ये संरचनात्मक रूप से कठोर और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। वहाँ गाद की मात्रा काफ़ी कम होती है या शून्य होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 114 भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में केरल भौगोलिक तटरेखा अत्यधिक रणनीतिक महत्व किस कारण से है। क्योंकि समुद्र तट के किनारे जो होती है इसमें थोरियम के भरपूर मोनाजाइट रेत की निरंतर व्यापक उपलब्धता के कारण, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार जैसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कृषि जल प्रबंधन के लिए तालाब सिंचाई की एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है, जिसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि ये संरचनात्मक रूप से कठोर और लहरदार पथरीला धरातल स्वाभाविक रूप से मौसमी वर्षा को जल को रोकता है। सी क्या होगा, 115 का करेक्ट आंसर होगा। और दक्षिण प्रायद्वीप पठार का भौगोलिक परिदृश्य उत्तर के जलोढ़ मैदानों से बिल्कुल अलग है और यह संरचनात्मक रूप से प्राचीन कठोर क्रिस्टली और कैंथ्रिक चट्टानों से बना है जो गैर छिद्रपूर्ण है और इस कारण यहाँ गहरे नलकूप खोदना काफ़ी कठिन और महंगा हो गया है। आंसर 115 का सी। 116 नंबर है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक औद्योगिक शहर रिसरा है ना,
रिसरा जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ये है वास्तव में 1855 के विशिष्ट आधुनिक भारतीय उद्योग की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होगा? ये मशीनीकृत व्यवसायिक जूट मिलिंग उद्योग की भौगोलिक शुरुआत को लेकर प्रसिद्ध था। आंसर यहां से डी करेक्ट है। और ये मील का पत्थर भारत के विशाल जूट उद्योग की संरचनात्मक शुरुआत थी, जिसे कच्चे जूट की स्थानीय उपलब्धता, जूट गलाने के लिए प्रचुर मीठे पानी और वैश्विक निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह की रसद में सुविधाओं को मजबूती दी गई थी। 117 आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले नदी द्वीप में रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त माजुली किसके द्वारा सीधे निर्मित एक अत्यधिक गतिशील भू संरचना की आकृति है? आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल गुम्फित जलमार्गों की गति की, ठीक है। ये दक्षिण ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खीरकुटिया के विशाल जटिल भू जो गुम्फित के जलमार्गों के कारण बना हुआ है। चूंकि ब्रह्मपुत्र हिमालय से गाद का विशाल बोझ लेकर असम की समतल घाटी में प्रवेश करता है और ये गाद को निरंतर जमा करता है, जिससे क्या होता है उसके रास्ते में बदलते रहते हैं और माजुली जैसे नदी मध्य भूभागों में निर्माण अपरतन होता रहता है। आंसर क्या होगा? 117 का बी करेक्ट है। 118 नंबर है, भारतीय उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों के बारे में विचार करना है। सूती वस्त्र उद्योग को कढ़ाई से कच्चे माल आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि ओटाई और कताई प्रक्रियाओं के दौरान कच्ची कपास का भार काफ़ी कम हो जाता था। पहला क्या होगा? 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग वास्तव में एक बाजार उन्मुख या स्वच्छंद उद्योग है, न कि कढ़ाई से कच्चे माल आधारित। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है और ओटाई कताई के लिए दौरान उसके वजन पर कोई खास कमी नहीं आती है, जिससे क्या होता है निर्माण से पहले इससे बाजारों तक ले जाना आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है। सेकेंड बात है, हुगली बेसिन में जूट उद्योग का ऐतिहासिक संकेंद्रण मुख्य रूप से सस्ते अंतर्देशीय जल परिवहन और जूट गलाने की प्रक्रिया के लिए प्रचुर मात्रा में मीठे पानी की उपलब्धता के कारण होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी नहीं सी, ठीक है। 119 नंबर है, भारतीय अपवाह तंत्र के संबंध में विचार करना है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि उनका जन्म वृहद हिमालय के विवर्तनिक उत्थान से पहले हुआ था। पहला क्या होगा? 119 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, अमरकंटक पठार से अरी रूप से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा और सोन एक आदर्श अभिकेंद्री अपवाह के प्रतिरूप बनाती हैं। सेकेंड बात क्या होगा? गलत है, क्योंकि अमरकंटक पठार जैसे एक केंद्रीय ऊंचे स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला है ना, एक अरी अपवाह प्रतिरूप बनाती है, ना कि अभिकेंद्रमुखी प्रतिरूप तब होता है जब चारों दिशाओं में नदियां किसी केंद्रीय झील या गड्ढे में गिरती हैं। आंसर 119 का एक करेक्ट है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा, कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, क्योंकि ये हिमालय की ऊपरी धाराओं की गाद का भारी बोझ लाती है और उसे समतल मैदानों में जमा करके अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ये बात करेक्ट है ना। एक और 3 से हो जाएगा। आंसर 119 का ए करेक्ट है। 120 नंबर है, भारत में ऊर्जा संसाधनों के संबंध में विचार करना है। कोयला, संस्तर, मीथेन एक अत्यधिक प्रदूषणकारी पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, जिसे विशेष रूप से गहरे समुद्र खनिज तेल भंडार से निकला आता है। पहला 120 का गलत है, क्योंकि कोयला संस्था जो मीथेन है इसमें कार्बनिक को लेकर के प्राकृतिक गैस का एक गैर पारंपरिक रूप में इसे संरचनात्मक रूप से सीधे भूमिगत कोयले की परतों से निकाला जाता है, न कि गहरे समुद्र तेल भंडारों से। ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी की भौगोलिक कीपनुमा संरचनात्मक बनावट भारत में ज्वारी ऊर्जा के दोहन के लिए उच्चतम क्षमता रखती है। सेकेंड बात क्या होगा? करेक्ट है। तीसरा, लद्दाख की पुंगा घाटी में इस क्षेत्र की सक्रिय विवर्तनिक संरचनात्मक विशेषताओं की सतही मैग्मा संबंधी विसंगतियों के कारण भूतापीय ऊर्जा सफलतापूर्वक दोहन करती है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 से। क्वेश्चन 121 नंबर है, 121। इसमें बोला है भारतीय तेल शोधनशालाओं ने के संरचनात्मक भूगोल के संबंध में विचार करना है। बाजार आधारित तेल शोधनशालाएं जैसे बरौनी और मथुरा संयंत्र रणनीतिक रूप से कच्चे तेल के निष्कर्षण स्रोतों से दूर स्थित है, ताकि पाइपलाइनों के माध्यम से सीधे विशाल उपभोग केंद्रों की सेवा की जा सके। पहला क्या होगा? 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, ऐतिहासिक क्षेत्र आधारित शोधनशालाएं जैसे असम में डिगबोई कढ़ाई से इसलिए स्थापित की गई थी, क्योंकि जो प्रभाजी आसवन प्रक्रिया है उसके दौरान कच्चे तेल का वजन काफ़ी कम हो जाता है, जिससे क्या लंबी दूरी का परिवहन आर्थिक रूप से अव्यवहार हो जाता है ना। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी? गलत। दूसरी बात गलत है।
पहला सही दूसरा गलत है। इसलिए देखो दूसरा इसलिए गलत है, आपको पूरा सही लगेगा बात, क्योंकि यहाँ पर सही बोला, कुछ यहाँ पर पॉइंट से गलत है ना। क्यों? देखो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल में भौतिक जो गुण है उसके संबंध में ये तथ्यात्मक रूप से पॉइंट, यहाँ पर इसका पॉइंट गलत है, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है एक शुद्ध या भार बनाए रखने वाला कच्चा माल होता है। ये प्रभाजी आसन के दौरान इसके वजन में कोई न्यूनतम कमी नहीं आती है। ठीक है, क्या होता है इसमें न्यूनतम कमी नहीं बोला, इसमें काफ़ी कम हो जाता है, कोई कमी न्यूनतम नहीं आती है। बस इतने पॉइंट गलत है, बाकी इसकी पूरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत कम हो जाता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई खास कमी नहीं आती है। खास कमी का मतलब क्या होगा, 1 से 2 के परसेंट बीच में, ये बोले काफ़ी कम हो जाता है, मतलब 70 से 80% कम हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दोनों में स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना है आपको। तो सेकंड गलत है और पहला करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक बात सही है, सही पूछा है तो 121 का बी करेक्ट है ना। 122 नंबर है। 122 नंबर निम्नलिखित में से रणनीतिक यहाँ पर जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसके बारे में विचार करने, परियोजना और उसकी नदी प्रणाली की विशेषता क्या है। 122 पहला बोला इसमें सलाल। सलाल क्या होगा, सलाल आपका हो जाएगा एक हो जाएगा चिनाब नदी पर निर्मित एक रन ऑफ द रन रिवर विद्युत परियोजना होगी। ठीक है, बी उकाई परियोजना। उकाई परियोजना आपको हो जाएगी थर्ड, गुजरात में बिजली सिंचाई की सुविधा को लेकर के। हीराकुंड आपको हो जाएगी सीका-4 ओडिशा को, जो दुनिया का सबसे लंबी मिट्टी बांध संरचनात्मक रूप से महानदी पर निर्मित करता है इसको। और इडुक्की बांध हो जाएगा, ये क्या है, ये डी का 1। ये करेक्ट आंसर 122 का डी। 123 नंबर है 123। अभिकथन एक कारणार है सूचना पदों की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर जो है विनिर्माण क्षेत्र संरचनात्मक रूप से स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत है और भौगोलिक रूप में कच्चे माल निष्कर्षण केंद्रों में बंधे नहीं हैं। पहला 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये विशिष्ट उद्योग पूरी तरह से सर्वव्यापी वायुमंडल जो गैसें होती हैं उसके बड़े पैमाने पर यांत्रिक निष्कर्षण पर निर्भर करते हैं, जिससे उनके भौतिक परिवहन की रसद लागत वास्तव में 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि इन उद्योगों में स्वच्छंद होने का कारण वायुमंडलीय गैसों का यांत्रिक निष्कर्षण नहीं होता है। इसका वास्तविक कारण यह है कि इसके मुख्य आदान प्रदान जो होते हैं इसमें कुशल मानव संसाधन और बिजली होती है, और इसके उत्पाद अत्यंत मूल्यवान और हल्के होते हैं, जिससे भौगोलिक परिवहन की रसद लागत नगण्य हो जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, आर गलत है। आंसर डी 123 का डी करेक्ट होगा। 124 आते हैं। 124 नंबर है, गंगा नदी तंत्र जो है उसके निम्नलिखित में से प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनके संगम के सही भौगोलिक क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है। क्या उनके, देखो सही यहाँ पर भौगोलिक इनका जो क्रम होगा 124 का ये हो जाएगा आपका, पहले तो गोमती है ना, गोमती जो है ये हो जाएगा, उसके बाद चौथा आपका हो जाएगा घाघरा, के बाद पहला आपका गंडक, के बाद आपका तीसरा कोसी। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे राइट, क्योंकि यहाँ पर गंगा की बाएं से बाएं तट के यहाँ पर जो सहायक नदी है उसकी हिमालय से दक्षिण की ओर बहने को लेकर के पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर एक मुख्य धारा में लगा रहा है, सेट कर रहा है ना, बी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 125 नंबर है 125। त्रिवेणी नहर जो बिहार के उत्तर पश्चिमी भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में कृषि सिंचाई के एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक स्रोत के रूप में काम करती है। ये अपनी निर्बाध जलापूर्ति कड़ाई से निम्नलिखित में से किस नदी की प्रणाली की प्राप्त करेगी, किस नदी प्रणाली को प्राप्त करेगी। आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर बी, बारहमासी और संरचनात्मक रूप से पूर्ववर्ती गंडक नदी, बी आंसर होगा 125 का। ठीक है, त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तरी पश्चिम जलोढ़ मैदान के लिए सिंचाई की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है और संरचनात्मक रूप से इस नहर का मुख्यतः नियंत्रण त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ये सीधे गंडक नदी से जुड़े और कड़ाई से उसी निर्बाध जल प्राप्त करती है और गंडक की एक बारहमासी हिम पोषित हिमालय नदी है। आगे आते 126 नंबर क्वेश्चन 126। इसमें बोले यदि गोंडवाना कोयले के घरेलू निष्कर्षण और रेलवे परिवहन में अचानक बड़े पैमाने और बड़े लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न होता है तो संरचनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे तत्काल और पंगु बना देने वाला परिचालन प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ये आधार भार तापीय बिजली पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, भारत में गोंडवाना कोयले का विशाल भंडार जो देश के करीब कुल कोयला उत्पादन का 98% से अधिक के लिए उत्तरदायी होता है। इस कोयले का सबसे प्राथमिक उपभोक्ता बिजली क्षेत्र पावर सेक्टर होता है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 127 है, वृहद हिमालय की जो उच्च ऊंचाई होती है, उच्च ऊंचाई वाली घाटियों में बिखरी हुई अलग थलग ग्रामीण बस्तियों का संरचनात्मक विकास मुख्य रूप से किसका एक अनुकूलनकारी भौगोलिक
प्रतिरूप दर्शाता है या प्रतिरूप होता है। आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर। ये कृषि योग्य भूमि, अत्यधिक विखंडन और अत्यंत उबड़ खाबड़ दुर्गम जो धरातलीय स्थलाकृति हैं उसका एक अनुकूलनकारी प्रतिरूप बताता है। ठीक है, मानव बस्तियों का स्वरूप स्थानीय जो भूगोल द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और विशाल उत्तरी मैदान में उपजाऊ भूमि की प्रचुरता बड़े और सघन गांवों के निर्माण की अनुमति देती है। और वैध हिमालय की उच्च ऊंचाई वाली घाटियों में वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 128 आते हैं। 128 नंबर है, बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के बावजूद गैर मानसून महीनों के दौरान गंगा के मैदानों में अंतर्देशीय जल परिवहन को कड़ाई से किस कारण से गंभीर परिचालन बाधाओं में सामना करना पड़ता है। आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर। ऊपरी धारा में कृषि सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किए गए जल मार्ग परिवर्तन के कारण नदी जल में स्तर में भारी कमी लाना। डी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि जो अंतर्देशीय जल परिवहन को मालवाहक जहाजों के सुरक्षित संचालन के लिए न्यूनतम नौवहन गहराई की आवश्यकता होती है। यद्यपि मानसून के दौरान गंगा का जलस्तर अगर बढ़ जाता है तो सूखे और गैर मानसून महीनों की स्थिति में उनकी स्थिति बदल जाती है। ठीक है, और ऊपरी धाराओं में नहर प्रणाली जैसे कि ऊपरी निचली गंगा नहर उसके माध्यम से कृषि सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जल मोड़ दिया जाता है ना, डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। और इसका मार्ग ये परिवर्तन निचले क्षेत्रों में गहराई और अत्यधिक कृषि है उसमें पैदावार बढ़ाता है, जिससे क्या होता है वाणिज्यिक नौवहन और गंभीर रूप से बाधित नहीं होता है। आंसर क्या होगा डी 128 का करेक्ट होगा। 129 नंबर 129 नंबर 2011 की जनगणना किस संरचनात्मक जनसांख्यिकी विरोधाभास को उजागर किया, जहां कई आर्थिक रूप से समृद्ध उत्तर पश्चिम राज्यों में गंभीर रूप से घटते बाल लिंगानुपात को प्रदर्शित किया जाता है, जो मौलिक रूप से क्या दर्शाता है, जो मौलिक रूप से दर्शाता है कि जो बढ़ती हुई यहाँ पर वित्तीय क्षमता है उसकी गहराई से जमे हुए प्रतिशतात्मक मानदंडों ने लिंग चिन्हात्मक प्रथाओं को सुगम बनाया है। ठीक है, ये 130 नंबर है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के तंत्र के तहत भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों गोवा दक्षिण तट में उसके संरचनात्मक रूप से AMW के रूप में नामित किया गया है। ये विशिष्ट मौसम संबंधी वर्गीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित है। आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर। अत्यधिक भारी ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा जिसके बाद एक स्पष्ट लेकिन विशेष रूप से छोटा शुष्क शीत ऋतु मौसम होता है। ए आंसर होगा। ठीक है, AMW कोड संरचनात्मक रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को दर्शाता है, जहां शुष्क मौसम काफ़ी छोटा होता है और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो है उसमें इस श्रेणी में आते हैं। और यहाँ दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है ये इसके दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होती है, जिसके बाद यहाँ पर सर्दियों महीनों का एक छोटा सा हिस्सा लेकिन शुष्क मौसम आता है। 131 नंबर है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है और प्रबंधन की संरचनात्मक जटिलता और भौगोलिक रूप से किसके कारण बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा 131 का करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसके प्रभुत्व वाला एक अत्यधिक क्षेत्रपूर्ण क्या होता है, ये परिवर्तनशील गतिविधि नदी क्षेत्र होता है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। 132 सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है उसमें बाघों की शुरुआती स्थानांतरण और गंभीर पारिस्थितिक विफलताओं की जनसंख्या गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस अभ्यारण्य की अत्यधिक अलग थलग भौगोलिक स्थिति जो होती है वो कैसी है, ये एक स्वस्थ शिकारी और आबादी के लिए आवश्यक प्राकृतिक आवांशिक आदान प्रदान को क्षेत्रीय विस्तार को रोकती है। इस वजह से ठीक है, इस वजह से क्या इसको जनसंख्या गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। 133 नंबर है, पश्चिमी तट के साथ कोकण रेलवे का निर्माण एक महान अभियांत्रिकी उपलब्धि माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें संरचनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस विजय को प्राप्त करना आवश्यक था। इसको जो आवश्यक था कि ये पश्चिमी घाट की अत्यधिक उबड़ खबड़ और खंडित स्थलाकृति जिसमें कई सुरंगें पुलों का निर्माण शामिल था। ठीक है, और पश्चिमी तट के साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने वाले कोंकण रेलवे को आधुनिक भारतीय अभियांत्रिकी को चमत्कार मानाता है। आंसर क्या होगा 133 का सी। 134 134 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और अत्यधिक औद्योगिक शहर कानपुर भौगोलिक रूप से सीधे किस के तट पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर। ये स्थित है आपका अत्यधिक प्रदूषित गंगा की प्रमुख धारा बी, यहाँ से सही आंसर इसका 134 का। ठीक है, कानपुर उत्तर भारत का सबसे ऐतिहासिक और भारी औद्योगिक शहरों में से एक है, जो अपने विशाल चमड़ा शोधन और वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। भौगोलिक रूप से ये गंगा नदी की मुख्य धारा में दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे आते 135 नंबर क्वेश्चन।
भारत के रणनीतिक कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में पीली क्रांति संरचनात्मक रूप से किसके उत्पादन में भारी वृद्धि से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 135 का खाद्य तिलहन जो होता है सरसों, ठीक है, उस और तिल सूरजमुखी इसका सही आंसर होगा। 136 नंबर है 136। इसमें बोला भारत में जनजाति जनगणना 2011 के संबंध में विचार करना है। भील जनजाति पूर्ण जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत में सबसे पहले बड़ा जनजाति समूह है। पहला क्या होगा? 136 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, पंजाब राज्य की कुल राज्य जनसंख्या की सापेक्ष जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक देखा गया है, गलत है, क्योंकि पंजाब में जनजाति जनसंख्या 0% पर, मिजोरम या लक्षद्वीप जैसे उनकी आबादी क्या होगी? सर्वाधिक होगी। 1 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 137 भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग संजाल के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विकास परियोजना का उत्तर दक्षिण गलियारा कड़ाई से जम्मू कश्मीर श्रीनगर तमिलनाडु से कन्याकुमारी जोड़ता है। 137 का पहला करेक्ट है। सेकंड, उत्तर पश्चिम गलियारा संरचनात्मक रूप से असम के सिलचर को सीधे गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। सेकंड भी सही होगा। तीसरा, ये दो विशाल अवसंरचनात्मक राजमार्ग गलियारे भौतिक रूप से मध्य शहर नागपुर को एक दूसरे से काटते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यद्यपि नागपुर का एक शहर केंद्रीय शहर है, और लेकिन ये दो विशाल राजमार्ग गलियारे वास्तव में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर को एक दूसरे से काटते हैं, नागपुर में नहीं काटते हैं। 1-2 सिर्फ करेक्ट है इसका आंसर बी। आगे आते क्वेश्चन 138 नंबर। भारत में कृषि सिंचाई के संबंध में विचार करना है। नहर तंत्र वर्तमान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि सिंचाई का पूर्णतः सबसे बड़ा संरचनात्मक स्रोत होता है। पहली बात 138 का क्या होगा? ये गलत लग ही रहा था और गलत भी है, क्योंकि देखो नहर तंत्र जो है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। क्वेश्चन यूपीएससी है ना, यूपीपीसीएस, बीपीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इनको सीरियल से लगाओ कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से यहाँ पर सिंचाई को आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि सिंचाई को लेकर के नलकूप और बोरवेल के माध्यम से निकल आता है, ठीक है, भूजल होता है जो, जिसका हिस्सा करीब कितना परसेंट है? 60% से अधिक है। ये स्टेटमेंट पेपर में देखा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, ये बोला है अंतर्निहित कठोर आग्नेय चट्टानों की खुदाई में सुगमता के कारण परद्वीपीय पठार की नहर सिंचाई संरचनात्मक रूप से प्रभावी और अत्यधिक सफल होती है। ये बात भी गलत है, क्योंकि परद्वीपीय पठार क्षेत्र में नहर सिंचाई संरचनात्मक रूप से अधिक कठिन है, क्योंकि वहाँ कठोर आग्नेय और केंद्रित चट्टानों की खुदाई करना बेहद महंगा और मुश्किल है। इसके बजाय दक्षिण में तालाब सिंचाई का वर्चस्व ज़्यादा है, ठीक है, तो दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 139 भारत की प्रमुख झीलों के संबंध में विचार करना है। चिलिका झील संरचनात्मक रूप से एक प्राचीन उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है और इसे भारत की एकमात्र उच्च वेग क्रेटर झील बनाती है। 139 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओडिशा चिलिका झील क्रेटर झील नहीं है, गलत हो गई बात। सेकेंड, मणिपुर में लोकटक झील अपने तैरते हुए वनस्पति द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जिसे फुमडी कहा जाता है, और यहाँ दुनिया का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। एकदम सही बात है, ठीक है, सेकंड बात एकदम करेक्ट है। तीसरा है, ये बोला कश्मीर घाटी वुलर झील का विशाल विस्तार मौलिक रूप से विवर्तनिक गतिविधि के झेलम नदी के प्रभाव का परिणाम होता है। ये बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर 139 से क्या होगा? 139 का जो हो जाएगा आंसर यहाँ से, ये क्या करेक्ट हो जाएगा? एक तो गलत है ना, 2 और 3 सही है। पूछा क्या, देखते हैं। पूछा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत था? पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही था, ठीक है। यहाँ पे पूछना चाहिए इसको कौन सा सही है ना। चलो हम लोग सही कर लेते हैं, कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है, ठीक है, पहला गलत था। आगे आते क्वेश्चन 140। निम्नलिखित में से प्रमुख संरचनात्मक नदी घाटी परियोजनाओं सूची 1 और उनकी जो परिभाषित भौगोलिक विशेषताएं संबंध में नदी प्रणाली उसके साथ मिलन करना है। परियोजना और यहाँ पर इसकी सूची नदी प्रणाली देखते हैं 140 को। पहला, इसमें क्या होगा? इसमें बोला पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना क्या होगी? 1 का 4 हो जाएगा, गोदावरी नदी के निर्माण से एक विशाल बहुउद्देशीय गुरुत्वाकर्षण बांध। कालेश्वरम परियोजना क्या होगी? बी का 2, विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई को लेकर मान्यता प्राप्त। अगला क्या होगा? सी नंबर, सी का आपको हो जाएगा 1, मतलब भागीरथी नदी को नियंत्रित करने वाला, और मुल्ला पेरियार बांध आपका हो जाएगा पेरियार नदी पर स्थित। करेक्ट आंसर 140 का क्या होगा? 140 का बी करेक्ट है। 141 है, अभिकथन ए और कारण आर। भारत का कुल अंकगढ़ की जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को पढ़ने वाले वास्तविक जनसंख्या दबाव
का पूर्णतः सटीक भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 141 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। सेकंड बात है, अंकगणितीय घनत्व की गणना कड़ाई से कुल जनसंख्या को भौगोलिक यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उससे विभाजित करने को लेकर की जाती है, जो कृषि योग्य भूमि और अनुपयोगी भूमि के महत्वपूर्ण संरचनात्मक अनुपात की तरह अनदेखी करता है। सेकंड बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली आर करेक्ट है, तो डी आंसर होगा। 142 42 3 सेंटीमीटर की साइड वाले एक ठोस घन को उसकी आकृति सभी सतहों पर रंग किया जाता है, जिसे 1 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे घनों को काट दिया जाता है। इसमें से कितने घनों के छोटे टुकड़े जो हैं, घनों के छोटे ठीक रंगे हुए चेहरे दिखाई देंगे। आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर ये A12, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ के जो रहेंगे थोड़ा थोड़ा आंसर बता दूंगा, कुछ कुछ सोल्यूशन भी बता दूंगा इसके, ठीक है। बाकी आपको इनकी प्रैक्टिस खुद करनी होगी। आगे आते हैं 142 है ना, 143 नंबर, 141 हो गया, ठीक है, 41 हो गया, 42 ये 43 देखते हैं। 143 है, ए अपने घर से 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, जहाँ उसका मित्र बी मिलता है, वहीं दोनों दिशा में 10 मीटर चले, फिर बाएं मोड़े, है ना। पूरा इसको डायरेक्शन वाला है, आप चलोगे मोड़ोगे ना, बनाओगे, उसके हिसाब से आपको क्या यहाँ पर आ रहा है वो बताना है। तो देखो जो आंसर हो जाएगा 143 का ये आएगा, यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका आएगा 17 मीटर, ठीक है। 143 का 17 मीटर आंसर आएगा। 144 आते हैं, एक उद्योग में 10 कर्मचारी का वेतन इतना है, 30% है ना, और इतना है, और 50% वेतन इतना है, 10% का वेतन का औसत यहाँ पर कितना होगा, वेतन कितना होगा। 144 का आंसर हो जाएगा, ये होगा 28,500, ठीक है। आपको निकालना है सॉल्व करके। आगे आते हैं 145, यदि लैंप को 30 50 टू 28 22 के रूप में कोड में किया जाता है, टॉय को किस रूप में कोड किया जाएगा। 145 का आंसर हो जाएगा, ये किया जाएगा ए 14 24 4, ठीक है। 145 का ए करेक्ट है। 146 से ए बैठक के समय 30 मिनट पहले पहुंचा, बी बैठक के लिए 45 मिनट देर से पहुंचा, बैठक 11 बजे समाप्त हुई, बी की बैठक में पहुंचने के लिए 30 मिनट बाद ए बैठक में किस समय तक पहुंचेगा। आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर बी 9:15 AM, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 147, 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 10 बच्चे उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 147 का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी करेक्ट है, कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा महिला का 1 दिन का कार्य पूछा क्या इसमें, 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ना, 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को पूरा करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 7 दिन होगा, 7 दिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, राइट। आप सॉल्व करो, आंसर आपका आएगा 7 दिन। आगे आते 148, निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला पद यहाँ पर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का, यहाँ से डी करेक्ट है 1452, ठीक है। देखो यहाँ पर मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको खुद अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के आसपास ही आते हैं, और अच्छे से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है ना। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब की जाके प्रैक्टिस करो, और जो RS अग्रवाल की बुक होती है वहाँ से करो, या तो मैथ्स मिश्रा की एक बुक आती है ना, उससे भी कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। तो इसको लेकर के आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि यहाँ पर 10 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 148 हो गया, 148 149 देखते हैं। इसमें बोला है एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 30 लड़के हैं, उनकी औसत अंक क्रमशः 55 है और 58 है, पूरी कक्षा का औसत कितना होगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखो पूरी कक्षा जो औसत निकालते हैं 20 है ना, इंटू के कितने हैं यहाँ पर 20 इंटू यहाँ पर टोटल कितना है, औसत अंक यहाँ पर 55 है, ठीक है। और 20 लड़के का औसत कितना है, 20 इंटू 58, 30 इंटू 55 और 30 इंटू 58, 30 है ना, 30 इंटू 58, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और अपॉन करके 20 + 30 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 56.8। और भी मेथड से कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, एक सिंपल सा वो बताया शॉर्ट करके, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 150, x/y = 3/4, 2x + y और 3y - 2x का अनुपात कितना होगा, बताना कितना होगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से कितना, करेक्ट आंसर 150 का करेक्ट है, 3:1, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया, परफेक्शन है इसका, ठीक है। अब टेस्ट नंबर 9 हम लोग यहाँ पर अगला करेंगे बाद में, आज पहले करेंगे हम लोग अस्थायी का टेस्ट नंबर 4, ठीक है, वो भी कंप्लीट करेंगे। टेस्ट नंबर 4 नहीं, टेस्ट नंबर 5 करेंगे अस्थायी का। और यहाँ पर देखो एक बात, जो परफेक्शन का मैंने 7वें का पार्ट 1 कराया और 6ठे का भी पार्ट 1 ही कराया, 2 पार्ट 1 ही नहीं कराया, तो उसका देखो उसके पे PDF रहेगा पार्ट 2 को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। एक बार आप मेरे को मैसेज करना कि परफेक्शन का PDF मुझे देना है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो आप अगर लगा रहे हो तो, राइट।
बाकी के पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो बाकी के हैं जो मैं यूट्यूब पे ही करा रहा हूँ, बाकी के पीडीएफ आपको पॉसिबल नहीं है देना, ठीक है। जो मेरे साइड से होगा मैं आपको दूंगा, बाकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे करा रहा हूँ, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।